Hello, dear students. Hope you all are fine. Welcome to online class of physics. Today in this session, we are going to do some numerical problems which are based on the topics we did earlier. That is the concept of kinetic energy and work energy theorem. तो पहला numerical उठाते हैं सीरीज में. बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम है, इनिशियली रेस्ट पे थी और इसके ऊपर एक 16 न्यूटन की फोर्स लगी है. तो ज़रूर इस फोर्स ने इसको क्या करवाया होगा, एक्सेलरेट करवाया होगा. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स. तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो हमें एक बात पता लगती है कि 16 न्यूटन की फोर्स 10 सेकेंड के लिए लगी है. तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ बॉडी का, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम. फोर्स कितनी लगी है 16 न्यूटन की और बॉडी का मास कितना था 4. तो इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगी है. कितने टाइम के लिए लगी है ये? दिस इज वर्किंग फॉर 10 सेकेंड्स. तो इसको कितनी वेलोसिटी दे दी होगी? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी हैव बिन टोल्ड कि इनिशियली रेस्ट पे थी, तो 0 प्लस 4 इंटू 10. इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी. तो वेलोसिटी के साथ इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर. व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी? दैट इज़ 4 kg. स्पीड का स्क्वायर तो यानी कि 40 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कैंसिल करके 2 आ जाएगा. इसका स्क्वायर 1600. 2 इंटू 1600 जो बनेगा दैट विल बी क्या बनेगा यहाँ पे? 2 इंटू 1600. This will come out to be 3200, right? तो इतनी बॉडी के पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. सिंपल. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ए बुलेट बेइंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड. एक बुलेट है, गोली है 10 ग्राम की, इस वेलोसिटी से फायर की गई है. आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल, जो कि कितनी थिक है? 1 मिलीमीटर थिक है, सॉरी 1 मीटर थिक है. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज टू 100 मीटर पर सेकेंड. 800 से डिक्रीज करके 100 रह गई. फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल. मड वॉल ने उसके ऊपर क्या लगाई है? एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स लगाई है. तो हमें ये फोर्स कैलकुलेट करनी है. एक्चुअली मड वॉल ने जो रेजिस्टेंस फोर्स लगाई वो कितने डिस्टेंस के लिए लगाई? 1 मीटर थिक था तो 1 मीटर के लिए लगाई और इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी. तो वेलोसिटी चेंज करने से इसने क्या चेंज की होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी. और हम वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो हम वर्क करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. यही प्रूव किया था हमने. तो वर्क इसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. एम वी स्क्वायर इनिशियल हो गई हाफ एम यू स्क्वायर. चलिए फोर्स तो फाइंड आउट करनी है. कितने डिस्टेंस के लिए काम किया है ये फोर्स? जितनी वो थिक है वॉल, हाफ. एम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे या कॉमन भी निकाल सकते हैं हम. एम की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम्स है. तो इन ग्राम्स को आपको किस में बदलना होगा? किलोग्राम में बदलना होगा. तो 10 बाई आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? 1000 कर सकते हो. ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा. फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. फाइनली स्पीड जो है वो 100 रह जाती है. तो 100 का स्क्वायर माइनस इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 800 का स्क्वायर. तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो जो f का मेरा आंसर आएगा वो -3150 आएगा. अभी यहाँ पे फोर्स में नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है? कि ये फोर्स जो है रेजिस्टिव है, मतलब इसने काइनेटिक एनर्जी को क्या किया है? कम किया है. तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव साइन इज बिकॉज द फोर्स इज, तो क्वेश्चन में ही बता रहा था, रेजिस्टिव इन नेचर. जो फोर्स है वो नेचर में क्या है? रेजिस्टिव है. तो ये आ गया इसका आंसर. इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए शॉट ट्रैवलिंग एट ए रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू पियर्स ए प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक.
क्या बता रहा है कि गोली थी, एक निशाना था, 100 की स्पीड से चला था। ये काफ़ी है किसी 4 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के फट्टे को छेदने के लिए। तो अगर मेरे पास वो लकड़ी का जो प्लैंक है, फट्टा है, वो 9 सेंटीमीटर थिक हो, तो मुझे उसको छेदने के लिए कितनी वहाँ पे चाहिए होगी उसकी स्पीड, उसकी बुलेट की। तो एक बात तो पक्की है कि जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है, फाइनली तो वो पियर्स कर रही है उसको, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो गोली के पास काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके वो रेजिस्टेंस फोर्स जो कि इस लकड़ी की है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय बुलेट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन टू पियर्स द प्लैंक। तो फर्स्ट केस बनाते हैं इसका। फर्स्ट केस क्या बनेगा, पहले केस में फोर्स तो उतनी ही लगाएगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, लेट्स से s1, राइट, और इनिशियल पहले केस में उसकी वेलोसिटी भी कितनी है, स्पीड भी कितनी है, v1। तो यहाँ पे फोर्स तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी लग रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब कितने थिक प्लैंक को भेद के जा रही है, 4 सेंटीमीटर है, राइट। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, राइट। सारी वैल्यूज़ लास्ट पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मैं यही इक्वेशन सेकंड केस के लिए बनाऊं तो अब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी चाहिए हमें, 9 सेंटीमीटर, और बुलेट का मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन अभी बुलेट की क्या देखनी है, स्पीड। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये 2 आ गई। अभी v2 निकालना है ना, तो अब क्या करो, 2 को 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे, इधर f से f कैंसिल होगी, किसके बराबर आ जाएगा, s2 बाय s1, और इधर से कैंसिल करोगे हाफ m और हाफ m कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर। अल्टीमेटली यहाँ से आपके पास किसका फार्मूला आ जाएगा, आपके पास अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करें या इसको उधर ले जाएं, तो v2 बाय v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s2 बाय s1 ही तो आएगा। और s2 और s1 की वैल्यू पता है, इवन v1 की भी पता है, कितनी, 100 की स्पीड से छोड़ा था, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू है, कितनी मोटी लकड़ी को निकाल के जाना है, 9 को, और पहले कितनी को आ रही थी, 4 को। सो दिस विल बिकम 3/2, 100 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब गोली की स्पीड अगर 9 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के फट्टे को पियर्स करना है तो 150 मीटर पर सेकंड चाहिए हमें स्पीड वहाँ पे, समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, क्यों, क्योंकि जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है वो उस लकड़ी के फट्टे की जो रेजिस्टिव फोर्स होगी उसको ओवरकम करने में यूज़ होगी, मतलब वर्क डन करेगी वो वहाँ पे। अब ये कह रहा है, इट इज़ वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप और ए स्मॉल पैबल फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। कहता अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है, साथ में इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स भी लगती है। ये रेजिस्टिव फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। फ्लूइड कौन, एयर, जिसके थ्रू वो पास कर रही है। अभी कहता मान लो कि तुम लोगों के पास कोई रेन ड्रॉप है जो कि 1 ग्राम की है और 1 किलोमीटर की हाइट से ग्राउंड पे हिट कर रही है, कितनी स्पीड के साथ, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब ये बात देखो कि उसको नीचे लाने का जब चल रहा था तो उस पर कितनी फोर्सेस काम कर रही थी, 2 फोर्सेस। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स विच वॉज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स हो गई, mgh की हेल्प से वर्क डन निकाल सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। फिर रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया, वो तो अपने आप ही निकल आएगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर जितना काम किया होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, 2 फोर्सेस काम कर रही हैं तो दोनों अपना अपना काम करेंगी, दोनों मिलके क्या लाएंगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाएंगी, ये भी बात पक्की है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगी, mgh के बराबर काम करेगी। रेजिस्टिव फोर्स कितना काम कर रही है वो निकालना है,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो बूंद है वो 1 ग्राम की थी, 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलूं तो 10⁻⁻3, राइट। g की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज़ कर लेंगे, 10। कितनी हाइट से गिर रही है, 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है। 1 किलोमीटर का मतलब 10⁻³ प्लस रेजिस्टिव फोर्स, तो उसका वर्क डन तो कैलकुलेट ही करना है, तो उसको WR ही पुट कर लिया। हाफ मास कितना, 10⁻³ इनटू स्पीड उसकी कितनी है, कितनी स्पीड से ज़मीन पे फॉल कर रही है, 50 की स्पीड से, तो 50 का स्क्वायर माइनस, अब क्या है ध्यान से देखना, हाफ एम यू स्क्वायर है। इनिशियली वो ड्रॉप कहाँ पे थी, क्लाउड में, तो वहाँ पे किस में थी, रेस्ट में। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी क्या आ गई इसकी, 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ये ख़त्म हो गया, सिर्फ कितना बचा है यहाँ पे 10 प्लस साथ में क्या आ गया, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। इसको अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट भी करूँ तो वो कितना आने वाला है मेरे पास, दिस इज़ गोइंग टू बी 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2500 बनेगा, साथ में 10 की पावर है, कट जाएगा। तो ये लगभग आपके पास जो आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 1.25। अच्छा, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालने के लिए 1.25 में से 10 इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो आएगा वो -8.75 जूल आएगा। आप एक बात समझ रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब वो जो बूंद गिरनी थी नीचे, वो बहुत ज़्यादा उससे गिरनी थी। ये देखो, एक्चुअली पे ग्रेविटी अगर सिर्फ उस पर काम करती तो उसको 10 जूल एनर्जी देती, पर यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स ने उसकी एनर्जी को खपत करवा दी रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में, यानी कि 8.75 जूल तो खर्च ही हो गए रेजिस्टिव फोर्स को बर्दाश्त करने में। और जो वाटर ड्रॉप है जिसको एक्चुअली 10 जूल एनर्जी लेके गिरना चाहिए था, 1.25 जूल लेके गिरती है यहाँ पे। तो इसका टेक्निकल मीनिंग समझो यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड vi 2 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए रफ पैच। कोई ब्लॉक है 1 किलो का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, किस स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, राइट। किसी रफ पैच पे एंटर करता है। रफ पैच शुरू कहाँ से होता है उसका, 0.10 मीटर से लेके कहाँ तक चलता है, 2.01 मीटर तक। द रिटार्डिंग फोर्स ओवर दिस रेंज, कहता 0.1 से लेके 2.1 मीटर तक जो रिटार्डिंग फोर्स लगती है वो -k/x है। 0.1 मीटर से पहले और 2.01 मीटर के बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है रिटार्डिंग। और k की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड vf, यानी कि फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच। देखो एक बात समझो, वो कोई पोटेंशियल एनर्जी लेके आ रहा था, ठीक है, फिर वो रफ पैच पे एंटर हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होने लगेगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसी को यहाँ पे किसका नाम दिया गया, रिटार्डिंग फोर्स का। उसके बाद उसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, इधर से ट्रैवल करते करते वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, 2.01 तक। वहाँ पे आके पैच जो है वो ख़त्म हो गया, फिर से वो स्मूथ पे एंटर करने जा रही, तो कितनी स्पीड के साथ एंटर करेगी। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है हमें। एक बात तो पक्की है कि इस पैच में रहते रहते इस पे वर्क डन हुआ है, और इसी वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स ने इसकी क्या की है, काइनेटिक एनर्जी चेंज की है। ये बात समझ रहे हो आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की है। अभी ये जो वर्क डन है ये किसी वेरिएबल फोर्स ने किया है, क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंट तो फोर्स डिफरेंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल और वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में क्या होता है, f/dx फ्रॉम x1 टू x2, यानी कि इनिशियल xi टू साथ में फाइनल xi। बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ भर देनी है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो निकालनी है मुझे, ठीक है। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, क्या, ½ mvi² इज इक्वल टू
हमें ये रफ पैच कहाँ से कहाँ तक मिला है, 0.1 से लेके 2.01 तक, और इस केस में इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी है, k/x लगी है, राइट, साथ में dx आ गया, माइनस k/x लगी है। चलिए, इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। kf तो निकालनी ही है, हाफ। बॉडी का मास कितना गिवन था, बॉडी का मास गिवन था 1 किलोग्राम, तो 1 भर दूं। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी गिवन थी, 2 गिवन थी, तो 2 का स्क्वायर भर दूं, इज इक्वल टू माइनस जो k है वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी, dx/x की, कहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ से रफ पैच शुरू हुआ था और जहाँ पे जाके रफ पैच ख़त्म हुआ है, यही होने वाला था। लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे इसका, कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो 2 का स्क्वायर बनता है 4, उसको एक 2 के साथ काट दूँ तो -2 बनेगा, इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज 0.5, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट। dx/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, इट इज़ लॉग, और कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, 0.1 से लेके 2.01 तक। समझ में आया, सिंपल किया अभी तक तो मैंने। इसके बाद इस 2 को उधर ले जाऊंगा, राइट, या फिर सबसे पहले क्या करूं, हाँ, इसको इधर भी लेके जा सकता हूं और लिमिट्स पुट कर सकता हूं यहाँ पे। चलिए करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, kf को चलो अभी इधर ही रख लो, 2 को नहीं भी लेके जाना तो कोई इशू नहीं है, -0.5। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले अपर लिमिट पुट होगी 2.01 माइनस लॉग ऑफ x, फिर x की जगह क्या पुट होगी, लोअर लिमिट, यानी कि आई शुड राइट log of base e 2.01, राइट, माइनस log of base e 0.1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। kf -2 -0.5 इंटू, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a अपॉन b के, यानी कि 2.01 अपॉन 0.1 इस चीज़ के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर डेसिमल 10 चला जाएगा, ये 20.1 बन जाएगा, मीन्स आई एम सेइंग ये बन जाएगा log विद बेस e 20.1। अब क्या log बेस e के साथ काम किया जा सकता है, नहीं, बेस यहाँ पे कितना चाहिए, 10, तो अगले स्टेप में मैं kf माइनस, चलो इसको उधर ले जाते हैं अभी, 2 माइनस 0.5 इंटू, क्या तरीका बताया था बेस चेंज करने का, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, लॉग बेस 10 हो जाएगा और साथ में 20.1। अगर टेबल की हेल्प से, लॉग टेबल की हेल्प से log 20 की वैल्यू देखें तो ये 1.3032 आती है, यानी कि अल्टीमेटली आई शुड राइट 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303 इंटू, क्या वैल्यू बताई मैंने, 1.3032। इस सारी कैलकुलेशन को अगर हम यहाँ से सॉल्व करें और 2 से माइनस कर दें, ये हमारे पास जो बचेगी इट विल बी 0.5 जूल। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी। और अगर आप स्पीड देखना चाहते हो, अगर आप स्पीड देखना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, हाफ m vf² इज इक्वल टू 0.5। अगर आप यहाँ से सारी वैल्यूज़ भर देते हो, जैसे कि vf इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.5 बाय क्या आना चाहिए, मास, मास कितना है उसका 1, और इसका क्या ले लेते हो, अंडर रूट। तो ये कितना बनेगा आपके पास, vf विल कम आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रफ पैच शुरू होने से पहले जो चीज़ 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ एंटर की थी उस रफ सड़क पे, सड़क ख़त्म होते होते, रफ सड़क ख़त्म होते होते उसकी फाइनल वेलोसिटी 1 रह जाएगी। ये बात समझे आप, 1 जो वेलोसिटी थी उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल 5 kg ब्लॉक आर मूविंग विद सेम स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है,
2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 जगह मतलब लिखना भूल गया था तो ऊपर कर दिया, towards each other along a frictionless horizontal surface. The both blocks collide, stick together and comes to rest. चिपक गए एक दूसरे से, ठीक है, और रेस्ट में आ गए चलते चलते। फिर कंसिडर द टू बॉडीज एज ए सिस्टम, आप दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान के चलिए। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड बाय इंटरनल फोर्स। पहले तो आपने अगर ये स्टेटमेंट ध्यान में पढ़ी, क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा लगा कि एक्सटर्नली किसी ने कोई फोर्स लगाई है? नहीं, ये तो बस कोलिजन फोर्सेस की वजह से ही एक दूसरे से भिड़े हैं और लास्ट में शांत हो गए हैं। तो अगर कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लगी, अगर कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लगी, देयर इज नो एफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर बेटा कोई बाहर से फोर्स लगी नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? जब फोर्स ज़ीरो तो वर्क ज़ीरो, राइट। उसके बाद इंटरनल फोर्स कौन सी फोर्स है? कोलिजन की। तो उस कोलिजन की फोर्स ने कोई वर्क डन किया, वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में क्या लाया? चेंज लाया। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन किया किसने? इंटरनल फोर्स ने, उसने काइनेटिक एनर्जी में क्या लाया होगा? चेंज होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी शुरू में दोनों जो थे वो 2-2 की स्पीड से आ रहे थे, फाइनली वो क्या है? रुक गए। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो ज़ीरो है क्योंकि रुक गए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? जो पहली बॉडी है वो कितनी है? हाफ mv²। जो दूसरी बॉडी है वो भी कितनी है? हाफ mv²। उसका भी काइनेटिक एनर्जी इतना ही होगा। क्यों? दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास सेम और दोनों सेम स्पीड से आ रही थी। तो 0 माइनस ये कितना हो जाएगा? mv², यानी कि 0 माइनस मास कितना था उनका? 5, और स्पीड कितनी से आ रही थी? वो 2। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना? -20 जूल। तो जो इंटरनल फोर्सेस थी उन्होंने -20 जूल का वर्क किया। तो अगर आप यहाँ पे टोटल वर्क डन देखना चाहते हो W, यानी कि किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एंड इंटरनल फोर्स की वजह से। अब एक्सटर्नल फोर्सेस ने तो कोई काम नहीं किया, इंटरनल फोर्सेस ने -20 जूल काम किया। तो वो जो टोटल वर्क है आपका वो किसके बराबर आ जाएगा? -20 जूल के बराबर आ जाएगा। नेगेटिव साइन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, जो दोनों ब्लॉक्स पे लग रही हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रही हैं। तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव साइन ऑफ किसका? इंटरनल का। ये क्या बताता है? इंडिकेट्स दैट एक्शन एंड जो रिएक्शन फोर्स थी किसके ऊपर? 2 ब्लॉक्स के ऊपर, ऑन 2 ब्लॉक्स, इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू देयर मोशन। तो उन्होंने क्या किया? नेगेटिव वर्क किया, रोक दिया उन्हें फाइनली। बात समझे? चलिए नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल जो मैं करवाने जा रहा हूँ, इसको तो बेटा अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। उसका रीज़न क्या है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में तो आ ही सकते हैं, और बच्चे हमेशा उलझ जाते हैं, जबकि बहुत आसान है। इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? हमने एक फॉर्मूला किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। याद आ गया आपको? हाँ, जहाँ पे कल वाली वीडियो एंड हुई थी। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी। आप समझ रहे हैं?
तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में अगर मैं ये मानूं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है p, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है ई के, राइट। अभी जो नया मोमेंटम है जिसको मैं बोल रहा हूँ p डैश, वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया पहले से। क्या हो गया? पहले से 20% इंक्रीज हो गया। अगर इस स्टेटमेंट को आप सॉल्व करो तो 20% का मतलब बनता है 20/100 यानी कि 1/5 यानी कि p/5। तो p डैश अपना यहाँ से कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 6p/5 नया मोमेंटम। बात समझ रहे हैं? तो जो नई काइनेटिक एनर्जी बनेगी, जो नई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनेगी दैट इज ई के डैश। अभी अपने को पता है कि वो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नए मोमेंटम का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अभी नया मोमेंटम कितना है? 6p/5, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अभी 6p² 6p/5 का स्क्वायर क्या बनेगा? दिस विल बिकम 36 बाय, साथ में क्या आ जाएगा 25, और इधर से क्या निकल के आएगा? p²/2m, तो वैसे ही पड़ा है। अब p² जो बाय 2m था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो भी तो p²/2m के बराबर ही थी इनिशियल मोमेंटम के हिसाब से। तो ये क्या बन गया अपना? 36/25 ई के। यही चीज़ बनेगी ना यहाँ पे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। तो अभी आप क्या करो, अभी आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100 होता है ना परसेंटेज इंक्रीज। तो मैं आपको यहीं से बनाना सिखाता हूँ। अब देखना मेरी ट्रिक को ध्यान से। ई के डैश बाई ई के इज इक्वल टू कितना आ गया? 36/25। अब आप क्या करो, दोनों तरफ ना 1 माइनस कर दो दोनों तरफ 1 माइनस। इधर क्या बन जाएगा? ई के डैश माइनस ई के अपॉन ई के। जरा चेक करना ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इधर से क्या आ गया? 36 में से 5 गए तो कितना बचेगा? ये बचेगा 11, और साथ में कितना आ जाएगा? 25 के। इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे एलसीएम लेके। तो अभी अपने को तो बनानी है परसेंटेज, तो क्या करें? खाली इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर भी आप क्या करेंगे? अच्छा ये के तो यहाँ से चला गया ना। 11/25 जो है इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 4। दिस विल कम आउट टू बी 44। तो एक्चुअली कितना चेंज आ रहा है? अगर मोमेंटम जो है वो 20% बढ़ेगा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ेगी। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस सीरीज में। ये भी बिल्कुल इसके जैसा है। द काइनेटिक एनर्जी, अब उससे उल्टा है। पहले मोमेंटम बढ़ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना था। अभी काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ रही है तो लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ेगा? करना यहाँ पे भी वैसे ही है। कैसे? वही इनिशियल मोमेंटम कितना मान लो? p, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लो? ई के, जो कि किसके बराबर होती है? जो ओरिजिनल मोमेंटम था डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास था। इसको यहीं पे छोड़ लो। अभी क्या हो रहा है? उसने कहा काइनेटिक एनर्जी पहले से 300% बढ़ गई। इसका मतलब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम ई के डैश बोलेंगे, तो जो ई के डैश है दरअसल वो पुरानी एनर्जी से 300% और बढ़ गई है।
अब 300% का मतलब है 300/100, तो ये आ गया 3, ये बनेगा EK प्लस 3EK, ये बन जाएगा 4EK, यही बनेगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ गई है अभी उस हिसाब से। चलो, तो अभी अगर हम बात करें मोमेंटम की, नया जो मोमेंटम होगा, ठीक है, अब नया मोमेंटम जो होगा हमारा, वो पुराने मोमेंटम का साथ में क्या आएगा, अंडर रूट, सॉरी, जो नया मोमेंटम होगा वो नई काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से फॉर्मूला बनाएगा। कैसे, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो p²/2m होती है ना, तो p यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट 2m/e, तो वही मैंने लगाया। नया मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी। अभी नई काइनेटिक एनर्जी तो वो बोल रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ मास कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ E, तो 4 और 2 जो हैं ये तो बाहर आ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, एक 2 बाहर निकालो, अंदर आप क्या रख लो, 2m/e। यहाँ से मैं ऐसा भी तो लिख सकता था कि जो नया मोमेंटम है, सॉरी पुराना मोमेंटम है P, वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के साथ इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2m के आपका क्या हो गया, P ही तो हो गया। इसका मतलब आपका P' जो है वो 2P के बराबर आ गया, इसका मतलब P'/P किसके बराबर आ गया, 2 के। अगर आप दोनों तरफ से 1 माइनस करने की कोशिश भी करोगे तो इधर भी 1 माइनस करोगे, अल्टीमेटली आपके पास P' माइनस P/P इज इक्वल टू 1 बचेगा एलसीएम लेके। तो ये क्या हो गया, नया मोमेंटम माइनस पुराना मोमेंटम बाय पुराना मोमेंटम, किसके बराबर है, 1 के। अगर इसकी परसेंटेज भी निकालना चाहते हो आप तो इनटू क्या करोगे, 100, इधर भी क्या करोगे, इनटू 100, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया आपका, 100%। तो नया मोमेंटम माइनस पुराना मोमेंटम बाय पुराना मोमेंटम इंटू 100 कर दो, तो वो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे इस स्टेप को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम देखना था बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।